नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आज आपका फिर से आपके अपने चैनल द पाथफाइंडर्स में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों ने कल चर्चा की थी लेखपाल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी। आज हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जो सिलेबस के बारे में सबसे पहली चीज़ होगी, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैं जीएस का सेक्शन आपको पढ़ाने वाला हूं और जीएस के सेक्शन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आसानी से समझना होगा, क्योंकि जीएस को तभी समझा जा सका है जब तक कि उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में आपको अच्छी खासी मात्रा में जानकारी नहीं है। उसी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आज मैं आपके सामने सबसे पहला वीडियो जो लेके आया हूँ वो ज्योग्राफी सेक्शन से लेके आया हूँ, जिसमें जो बात की जाएगी आज हमारी वो होंगे महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूगोल। भूगोल को बेसिकली दो दृष्टियों से देखा जाता है। भूगोल को आपको दो तरीके से पढ़ना भी है। पहली जो बात होगी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे वो है भारत का भूगोल और दूसरा होगा वो है विश्व का भूगोल। उससे थोड़े से कम प्रश्न आएंगे, लेकिन भारत के भूगोल से सर्वाधिक प्रश्न आपके एग्जाम्स में आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग विश्व के भूगोल के बारे में बात करेंगे। उसी के आधार पर वहाँ पर कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती हैं, वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ पर किस प्रकार से चीज़ें बदलती हैं, वहाँ पर पर्वतों का विकास कैसे होता है, वहाँ पर मरुस्थलों का विकास कैसे होता है। जब वो सारी चीज़ें आप आसानी से समझ जाओगे तो वो सारी चीज़ें समझने के पश्चात वही कंडीशंस आप जब भारत के संदर्भ में लगाएंगे तो भारत का भूगोल कहीं ना कहीं आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में। इससे पहले हम लोग थ्योरी के बारे में पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जितने भी महाद्वीप, सातों महाद्वीप हैं, वो पहले जुड़े हुआ करते थे, फिर उनमें धीरे धीरे विघटन होना आरंभ हुआ और विस्थापन की प्रक्रिया के माध्यम से ये सारे महाद्वीप अलग अलग हो गए। बेसिकली हमने देखा कि कुछ पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्से में पानी भरा हुआ है और कुछ ही स्थल है। बेसिकली हम लोग पृथ्वी को दो भागों में अगर वर्गीकृत करना चाहें तो पहला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा स्थलमंडल, दूसरा हो जाएगा जलमंडल। वैज्ञानिक भाषा में या भौगोलिक भाषा में हम लोग स्थलमंडल को या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार स्थलमंडल को पेंजिया और जलमंडल को पैंथलसा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब ये महाद्वीप अलग हुए तो कुछ महाद्वीप खिसकते हुए ऊपर की तरफ चले गए और कुछ महाद्वीप खिसकते हुए नीचे की तरफ चले आए। ऐसे महाद्वीप जो उत्तर की तरफ चले गए, यानी कि हम कह सकते हैं स्थलमंडल को दो भागों में देखा तो एक उत्तर की तरफ चले गए, यानी कि उत्तरी वाले तो यानी कि पेंजिया था तो उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। ये यहाँ पे देख भी सकते हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। उत्तरी पेंजिया वाला जो पार्ट है वो अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी वाला जो पार्ट होगा, ये वाले जो महाद्वीप होंगे वो आपके बेसिकली गोंडवाना लैंड के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सातों महाद्वीपों का विकास होता है। इनमें सबसे छोटा महाद्वीप, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से हो चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से है, उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। बेसिकली सबसे पहले हम लोग आज जिसका अध्ययन करेंगे उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसलिए अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि विश्व में कहीं पे कोई भी कंडीशंस अप्लाई होती है वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई होते हैं। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो बेसिकली यह महाद्वीप को क्षेत्रफल के आधार पर हम लोग वर्गीकृत कर लेते हैं। पहला जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका एंड लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। चलिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ उन्मुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है, इसे ओशिनेशिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे ऑस्ट्रेलेशिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इसका तात्पर्य क्या है, ओशिनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया या ओशिनिया जो भी नाम है इनका क्या अर्थ है। तो बेसिकली ओशिनेशिया में जो जो क्या क्या चीज़ें आती हैं तो इसमें ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में आपको न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा, वो भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। और मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सारी चीज़ें आती हैं। मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि मेलोनेशिया या आपकी ये माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया है कहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। इसमें ये वाला जो पार्ट है पपुआ न्यू गिनी वाला, ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग नाम देते हैं मेलोनेशिया। ठीक, मेलोनेशिया नाम दिया। ये वाला जो पार्ट है इस वाले को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशिया, जो बेसिकली पैसिफिक ओशियन में कुछ द्वीप स्थित है। ये वाला जो पार्ट है इसको नाम देते हैं हम लोग माइक्रोनेशिया। ये रहा आपका न्यूजीलैंड, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। ये तस्मानिया, ये आसपास के जितने भी द्वीप हैं अगर इनको सम्मिलित कर लिया जाए तो ये ऑस्ट्रेलेशिया के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले चारों तरफ का जो सागर है वो वाला पार्ट देखते हैं, क्योंकि अंदर जाने से पूर्व पहले हमें बाहरी बारे में, बाहरी जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे इस तरफ वाला जो सागर है वो कहलाता है पैसिफिक ओशियन, और ये वाला जो भी सागर है वो कहलाता है, महासागर जो भी है वो कहलाता है इंडियन ओशियन। यानी कि इधर वाला महासागर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, प्रशांत महासागर, और इस तरफ आपको कौन सा देखने को मिलेगा, हिंद महासागर। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सागर हैं जो स्थानीय नामों के आधार पर उनके नाम रख दिए गए हैं। जैसे हम लोग इधर से चलते हैं और इधर घूम के यहाँ तक आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक आपको सागर देखने को मिलेगा जिसका नाम है कोरल सी। कोरल सागर प्रवाल भित्तियों के नाम पे ही रखा गया है, कोरल का अर्थ होता है प्रवाल, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे रखा गया है। दूसरा हम लोग इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमको एक और सागर देखने को मिलेगा जिसका नाम है अराफोरा सागर, अराफोरा सी। यहाँ पे पूरब की तरफ कोरल सागर, पश्चिम की तरफ अराफोरा सागर। देखिए दोस्तों यहाँ और यहाँ के मध्य, यहाँ पे इस वाले सागर को इस वाले सागर पे जो जोड़ने का कार्य करता है इसका नाम है टोरस जल संधि। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोरल सागर और अराफोरा सागर को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, टोरस जल संधि। एक तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया और ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं पपुआ न्यू गिनी। तो इन दोनों को भी जो अलग करता है, इन दोनों यानी इन दोनों स्थलों को जो अलग करता है उसको नाम दिया जाता है टॉरस जल संधि। यहाँ तक क्लियर हो गया। इधर की तरफ बढ़ते हैं तो इस वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पे एक ऐसा स्थल जिसको तीन तरफ से स्थल घिरे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कोई स्थल नहीं है, एक इधर स्थल, इधर स्थल, इधर स्थल। तो ऐसा कोई भी पार्ट जिसको तीन तरफ से स्थल घिरे हुए होता है उसे बेसिकली खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको एक खाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी, इस वाले पार्ट्स पे। ठीक है, हम लोग और पश्चिम की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी देखो कि ये भी तीन तरफ से यहाँ पे स्थल है। यहाँ पे एक और खाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम है बोनापार्ट की खाड़ी। ठीक, इसके हम लोग थोड़े से और ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक सागर देखने को मिलेगा इस वाले पार्ट्स पे जिसका नाम है तिमोर सागर। ठीक, बोनापार्ट के जस्ट ऊपर। हम लोग थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ आएंगे तो आपको पता है ये वाला पूरा पार्ट जो है वो महासागर है, और यहाँ पे जो प्रमुख महासागर है उसका नाम है इंडियन ओशियन या फिर हिंद महासागर। थोड़ा सा और नीचे उतरते हुए हम आएंगे। अब यहाँ पे छोटे मोटे सागर हैं, उन सारे नाम मैंने नहीं लिखे क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ और आएंगे और यहाँ पे हमको एक और खाड़ी देखने को मिलेगी जिसका नाम है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट या ऑस्ट्रेलिया की महान खाड़ी। ठीक, थोड़ा सा और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखोगे आके इस तरफ बेसिकली इस यहाँ पे भी देखो तीन तरफ से पानी घिरे हुए हैं। यहाँ पे एक और खाड़ी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है स्पेंसर की खाड़ी। ठीक, आगे और हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो स्थल अलग होते हुए दिखेंगे, एक ऑस्ट्रेलिया, नीचे एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप बेसिकली हम उन्हें कहते हैं पृथ्वी के एक ऐसा छोटा सा भूखंड जिसको चारों तरफ से पानी घिरे हुए होता है, द्वीप के नाम से जाना जाता है। इस दोनों द्वीपों के मध्य देखिए इधर की तरफ तस्मान सागर है और इधर की तरफ है दक्षिणी सागर। इन दोनों के मध्य यानी कि यहाँ पे इन दोनों जगह को कौन अलग कर रहा है, इधर तस्मान सागर है, इधर अलग है। तो यहाँ पे एक जल संधि आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है बॉश जल संधि। बेसिकली बॉश जल संधि कई सारे एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बॉश जल संधि। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, हम ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ने के पूर्व यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बारे में आपको बताना चाहेंगे। बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक ऐसा द्वीप है जिसके मध्य या यूँ कह लें एक ऐसा द्वीपीय महाद्वीप है जिसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देती है। भारत के मध्य से रेखा निकलती है कर्क रेखा जो लगभग भारत को दो हिस्सों में विभाजित कर देती है। एक यहाँ से पॉइंट हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सभी को पता होगा सूर्य जो है वो हमेशा पूरब से निकलता है। पूरब से निकलने के क्रम में इस वाले पार्ट्स पे अगर आप देखने के क्रम में आओगे तो सर्वाधिक ऊष्मा की प्राप्ति जो होगी वो आपको इसी तरफ होगी। ठीक है, ऊष्मा की प्राप्ति होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी जैव विविधता जो है, क्योंकि सूर्य जो है वो प्राथमिक स्रोत है जैव विविधता के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी आपको जैव विविधता देखने को मिलेगी। इसी क्रम में यहाँ पे आपको चूने की चट्टानों पे कुछ विशेष प्रकार की भित्तियाँ दिखाई देती हैं जिन्हें प्रवाल भित्तियों के नाम से जाना जाता है। प्रवाल भित्तियाँ यानी कि इनसे बहुत ही ज़्यादा दवाइयों की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ बृहद मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, वो यहाँ पे स्थित है। बेसिकली ये इतने बड़े एरिया में विस्तृत हैं, क्यों, ये यहाँ से जहाज़ों को जाने में भी रोक लेती हैं।
क्या, इन वाले पार्ट्स पे जो भी जहाज जाते हैं उनको रोक लेती हैं। जैसे आपने देखा होगा सड़कों वगैरह पे बैरियर लगा दिए जाते हैं, उसी प्रकार ये एक प्रकार जहाज़ों के लिए बैरियर का काम करते हैं। जब ये बैरियर का काम करती हैं, बड़ी हैं, तो यहाँ पे इनका नाम रख दिया गया ग्रेट बैरियर रीफ। हिंदी में बात करें, ग्रेट की हिंदी होती है महान, बैरियर का मतलब होता है अवरोधक, और रीफ की हिंदी होती है भित्ति, यानी कि महान अवरोधक भित्ति। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति महान अवरोधक भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में आप 2-4 चीज़ें और जान लीजिए। चाहे कोई भी रीफ हो, उसके लिए पनपने के लिए कुछ बहुत ही आवश्यक दशाएं चाहिए होती हैं। जैसे कोई भी रीफ होगी वो हमेशा कर्क रेखा के दक्षिण में और मकर रेखा के उत्तर में होगी, या यूँ कह लो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही होंगी, ना तो कर्क रेखा के ऊपर होंगी, ना ही मकर रेखा के नीचे होंगे। रीफ के पनपने के लिए ना ही ज़्यादा साफ़ पानी चाहिए होता है, ना ही ज़्यादा गंदा पानी, क्योंकि ज़्यादा साफ़ पानी होगा तो उसमें वो आवश्यक तत्व नहीं होंगे ताकि वो जंतु खा सकें, और अगर ज़्यादा गंदा पानी होगा तब ज़्यादा उसमें तत्व आ जाएंगे जिससे वो छोटे छोटे जंतुओं के मुंह में वो कहीं ना कहीं तत्व फंस सकते हैं और उनकी मृत्यु हो सकती है। ठीक, इनके पनपने के लिए ना ही ज़्यादा ठंडा पानी चाहिए हो सकता है, ना ही ज़्यादा गर्म पानी, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं मध्यम चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे मध्यम मार्गीय आप सिद्धांत प्राचीन भारत में पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये भी जीवन अपना फॉलो करते हैं। हमें भी वही जीवन सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे के क्रम में बढ़ते हैं और ऑस्ट्रेलिया के अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंदर की तरफ हम लोग आ गए हैं। अंदर के आने के क्रम में हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है, हमें पता है। इसके बीचों बीच से मकर रेखा निकलती है, जैसा अभी हम लोग पर चर्चा कर चुके हैं। बीचों बीच से यहाँ से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है मकर रेखा। इसकी खोज 1770 में जेम्स कुक नामक नाविक ने की। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बारे में चलिए मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। बेसिकली 1700 के आसपास अंग्रेजों ने लगभग 90% देशों को गुलाम बना लिया। अब जब उन्होंने गुलाम बना लिया तो उन्हें वहाँ पे कुछ ऐसे, उन देशों को जिन्होंने उन्हें गुलाम बनाया, वहाँ पे कुछ ऐसे प्राणी हैं जो काफ़ी उद्यमी प्रकृति के हुआ करते थे। उन लोगों को कहाँ रखा जाए, क्योंकि तत्कालीन समय की सारी जेलें फुल हुआ करती थी, इतने ज़्यादा लोग जेल में बंद थे। तो और फिर जेल में बंद करने का अपना एक अलग खर्चा आता है, उन्हें खान पीन देना पड़ता है, बिना कोई कार्य करा, कोई ज़्यादा विशेष कार्य तो वो लोग करते नहीं थे, तो उन्हें एक विशेष प्रकार का खर्चा आता है। यूरोप के जो निवासी थे और वहाँ पे कुछ उद्यमी प्रकृति के लोग थे, उन्हें कहाँ रखा जाए। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इन्हें कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसा द्वीप मिल जाए जहाँ पे उन लोगों को छोड़ा जा सके, काला पानी सजा टाइप छोड़ा जा सके, ताकि आसानी से हमारा खर्चा भी ना हो और हमारे लिए जो ये चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं वो भी ना हो। उसी क्रम में इधर पता चल गया, जेम्स कुक ने एक यहाँ पे महाद्वीप की खोज कर दी जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा और जितने भी चोर और चक्के थे वो सारे इलाके यहाँ पे छोड़ दिए जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया एक मकर रेखा पर होते हुए, यानी कि एक गर्मी वाला प्रदेश होते हुए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे गोरे हैं। वैसे नियम तो यही कहता है कि जहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पहुँचेगी, मनुष्य के शरीर में एक मेलानिन नाम का पदार्थ होता है, वो सूर्य के साथ जितनी ज़्यादा क्रिया करेगा मनुष्य का रंग उतना ही ज़्यादा काला होगा। लेकिन मकर रेखा होते हुए भी यहाँ के लोग ज़्यादा गोरे हैं, क्योंकि ये मूल निवासी जो हैं वो कहाँ के हैं, यूरोप के हैं। एक यहाँ तक बात हो गई। आगे हम लोग बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पहले के भी कुछ लोग निवास करते थे, वहाँ की मूल निवासियाँ थे। उन मूल निवासियों को हम लोग अबॉरिजिनल के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी देश की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम लोग देखेंगे, अभी बताया अबॉरिजिनल्स कहते हैं। यहाँ पे पूर्वी उच्च भूमि पठारों और पहाड़ियों की पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन सी प्रमुख पहाड़ी है या कौन सा प्रमुख पहाड़ है। तो देखने के क्रम में जाओगे, बेसिकली यहाँ पे भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लगाई जाती है, जो हम आने वाले समय में आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से कहीं पे कोई पर्वत का विकास होता है, किस प्रकार से किसी भी मरुस्थल का विकास होता है, आने वाले समय में पढ़ोगे। और इवन आप ये भी जान जाओगे कि यहाँ पे अगर किसी पहाड़ का विकास हुआ है, किसी पर्वत का विकास हुआ, तो यहीं पर क्यों हुआ है और यहाँ पर क्यों नहीं हुआ है। और अगर वहाँ पे किसी पर्वत का विकास हुआ होगा तो क्या भूकंप आएंगे कि नहीं आएंगे, वहाँ पे किसी प्रकार का ज्वालामुखी होगा कि नहीं होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आप आसानी से जान जाओगे। यहाँ पे बात करते हैं आज हम किसकी, सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, कि इस वाले तट पर यहाँ से यहाँ तक एक आपको रेंज दिखाई पड़ती है, पर्वतों की एक पट्टी दिखाई पड़ती है जिससे नाम दिया जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्यों कहा जाता है आइए समझते हैं। अभी आपको बताया कि इसके पूर्वी तरफ से सर्वाधिक गर्मी पड़ रही है क्योंकि सूर्य पूरब से सर्वाधिक चमक रहा है। जब सूर्य पूरब से सर्वाधिक चमक रहा होगा तो कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट पे सर्वाधिक ऊष्मा भी दे रहा होगा, और जब सर्वाधिक ऊष्मा इस वाले पार्ट पे आएगी, समुद्र का जो पानी होगा उसका तापन जो होगा वो बढ़ेगा। जब तापन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वाष्पित होगा और इधर से आने वाली हवाएं उस पानी को अंदर की तरफ लेकर आएंगे। सोचिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से हम ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि तापन की वजह से यहाँ पे पानी वाष्पित हुआ और हवाएं उस पानी को अंदर की तरफ लेके आई। ठीक है,
यहाँ पे एक पर्वत खड़ा हुआ है ऐसा, जितनी भी हवाएं उस पानी को लेकर आएंगी वो सारा का सारा पानी इस वाले तट पर बरस जाएगा, क्योंकि ये पर्वत उस पानी को उधर ही बरसा लेगा, पश्चिम की तरफ पानी नहीं आ पाएगा। जब पानी पश्चिम की तरफ नहीं आ पाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मरुस्थल देखने को मिलेंगे। सारा का सारा पानी पूर्वी तट पर, पश्चिम की तरफ पूरे का पूरे पार्ट को है मरुस्थल। अब हमें पता है कि जितनी भी सभ्यताओं का विकास होता है, चाहे वो किसी प्रकार की सभ्यता हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता जैसी हो, चाहे वो मिस्र वाली हो, कितनी भी प्रकार की सभ्यताएं हो, उनका विकास सर्वाधिक वहीं पे हुआ है जहाँ पे कोई ना कोई बड़े पानी के स्रोत होंगे। इवन आपका अगर कोई गांव भी होगा उसके आसपास कोई पानी का स्रोत होगा, अर्थात किसी भी सभ्यता को विकसित होने के लिए पानी का आवश्यक तत्व है। ओके, तो इस वाले पार्ट्स पे हमने देखा। तो जितने भी यहाँ पे नगर होंगे ऑस्ट्रेलिया के, वो सारे के सारे पूर्वी तट पे ही होंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ही क्यों ना हो। राजधानी से याद आया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे इसी तट पर होंगे। अब आपने देखा कि इधर पानी आ नहीं पाया, तो यहाँ पे चारों तरफ से क्या हो गया, यहाँ पे मरुस्थलों का विकास हो गया। ठीक, कौन कौन से मरुस्थल हैं वो आने वाली आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। अब यहाँ पे एक बात हो सकती है कि सर पानी इस तरफ से भी तो एंट्री ले सकता था, इस तरफ से भी आ सकता था, इस तरफ से भी आ सकता था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर इस वाले पूर्वी तट पर सर्वाधिक यहाँ पे रेखाएं सीधी पड़ रही हैं, इस वाली रेखाएं इधर सीधी नहीं पड़ेंगी, अर्थात यहाँ पे चलने वाली जो जलधाराएं होंगी वो गर्म होंगी, और इधर वाली जलधाराएं कैसी होंगी, ठंडी होंगी। और ठंडी जलधाराएं कभी भी पानी को वाष्पित नहीं करेंगी, यानी कि जब पानी वाष्पित नहीं होगा तो अंदर की तरफ हवाएं आएंगी तो, लेकिन उनमें आर्द्रता नहीं होगी। तो ये पार्ट समझ लिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से कि किस प्रकार से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक रिहायशी क्षेत्र, एक मरुस्थलीय क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में विभाजित कर देता है। इसीलिए इसका नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अर्थात महान विभाजक श्रेणी रखा जाता है। चूँकि अब हम बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है जिसका नाम है माउंट कॉसियस्को। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2228 मीटर। ठीक दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए मरुस्थलों के नाम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रमुख मरुस्थल हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। एक तो मरुस्थल पिछली साल जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसी में पूछा गया था। ये 5 मरुस्थल हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला है विक्टोरिया मरुस्थल, यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक, दूसरा सिम्पसन मरुस्थल, तीसरा गिब्सन मरुस्थल, चौथा तनामी मरुस्थल, पाँचवा सैंडी मरुस्थल। ये 5 प्रमुख मरुस्थल स्थित हैं जिसमें विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, तनामी और सैंडी। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया यहाँ तक मरुस्थल के बाद। अब हम लोग थोड़ा सा और एक कहानी सुनते हैं। आपको पता था कि यूरोप के यहाँ पे जब चोर और चक्के वगैरह यहाँ पे छोड़े गए, उनके पास खाने के कोई भी संसाधन नहीं थे, क्योंकि अपने साथ बर्तन वगैरह तो लेके आए नहीं गए होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इस वाले पार्ट्स पे जब वो छोड़े गए, और यहाँ पे आपको पता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जब वो खाने की तलाश में दर बदर भटकते रहे, इस पर्वत पर उन्होंने चढ़ना आरंभ किया। उन्होंने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया, चढ़ते चढ़ते ऊपर की तरफ आए होंगे, और कुछ लोग भटकते भटकते आराम से इधर की तरफ आ गए होंगे। जब इधर की तरफ आए तो उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और दक्षिण वाले हिस्से में यहाँ पे 2 उन्हें सोने की खानें दिखाई पड़े। 2 सोने की खानें, सोचिएगा। अब आपको पता है सोना अचानक किसी को मिल जाए तो कैसा होता है, हिंदी की कहावत सिद्ध कर देती है कि कनक कनकते सौकुनी माँ दकता अधिकाय व खाए बोराए या व पाए बोराए, यानी कि कनक ज़्यादा मात्रा में मिल जाए तब भी दिक्कत है, उसे खा लो धतूरा तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पे अचानक बहुत सारा सोना मिला। बहुत सारा सोना देख के कुछ लोग उसमें से पागल हो गए होंगे, अर्थात उनके लिए वो काल साबित हुआ होगा। काल का मतलब मृत्यु वगैरह साबित हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे एक खदान का नाम रखा गया कालगारली। और कुछ लोगों के लिए बहुत ही आनंददायक रहा होगा कि वाह आनंद आ गया, कूल यानी कि मज़ा आ गया, तो दूसरी खदान का नाम रखा गया कूलगारली। तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम दक्षिण में कालगारली और कूलगारली नामक 2 सोने की खदानें स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और फैक्ट देखते हैं यहाँ पे। आगे की तरफ देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ की प्रमुख नदियों की। आपको पता है, इसको भी आप वैज्ञानिक पद्धति से ही समझिए, क्योंकि सारी चीज़ें वैज्ञानिक पद्धति से ही भूगोल को समझना पड़ता है। भूगोल समझने का अर्थ है कि विज्ञान का आप एक प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक,
हम लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक पर्वतमाला स्थित है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, जैसे जैसे अब इस पर्वतमाला की ऊंचाई बढ़ेगी तो नियम कहता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। जब तापमान में गिरावट आएगी और इस तरफ से हवाएं अपने साथ आर्द्रता लेके आती हैं, यानी कि पर्वतों पे वो वर्षा कराएंगी। जब पर्वतों पे वर्षा होगा, वहाँ पे आर्द्रता की वजह से वर्षा हो रही है, साथ ही साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आ रही है, अर्थात उन पर्वतों के ऊपर छोटे मोटे ग्लेशियर्स बनना तय है। जब ग्लेशियर्स होंगे तो उन ग्लेशियर्स का पिघलाव भी तय है। अब जब पिघलाव होगा तो कहीं ना कहीं वो पिघलाव होते हुए तो छोटी नाली से बड़ी नाली, नाली से नाला और नाला से नदियों का विकास भी होगा। जब नदियों का विकास होगा, नदियां हमेशा उसी दिशा में जाएंगी जिस तरफ ढलान अच्छी खासी मात्रा में हो। ठीक, तो यहाँ पे देखो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जो ढलान है वो पश्चिम की तरफ बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में है। यहाँ पे ऐसे होते हुए तो ऊपर से एक नदी निकल के आती है, एक छोटी सी नदी यहाँ से निकल के आती है जो बड़ी वाली नदी में मिल जाती है। ऊपर वाली जो नदी है वो डार्लिंग के नाम से जानी जाती है और नीचे वाली जो नदी है वो मर्रे के नाम से जानी जाती है। अर्थात मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ नदियाँ निकली। जब नदियाँ निकली होंगी तो उन पर्वतों से टकराई होंगी, उन पत्थरों से टकराई होंगी और पत्थरों को कटाव हुआ होगा। पत्थरों के कटाव होने के साथ साथ वो सारी मिट्टी ढलान के साथ नीचे आई होगी। तो हम कह सकते हैं कि नीचे की जो भूमि है वो ढलान से कटी हुई मिट्टी जब नीचे आती है, ढलान के साथ मिट्टी नीचे आती है, तो हम कह सकते हैं कि मिट्टी जैसे ही पानी मंद होगा उन वाले स्थानों पे मंद पानी अपने साथ ज़्यादा बोझा नहीं ला सकता, तो इन वाले पार्ट्स पे मिट्टी को छेपित किया होगा। तो हम कह सकते हैं मिट्टी छेपित होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के इस वाले पार्ट में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में कृषि की जाती होगी। क्योंकि आपको पता है पश्चिम की तरफ पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है, कृषि करना लगभग संभव नहीं है। पूर्वी तरफ पे रिहायशी क्षेत्र है, वहाँ पे खेती लोग रहते ही हैं, खेती के बहुत कम भूमि होगी, तो यहाँ पे ही ऑस्ट्रेलिया की लगभग ज़्यादा खेती की जाती है, जिसमें गेहूँ जैसे खाद्यान्न प्रमुख हैं। ठीक, अब हम लोग आगे की तरफ और बढ़ते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, मर्रे और डार्लिंग जो ये नदियाँ हैं वो कौन सी खाड़ी में गिरती हैं, अभी मैंने आपको बताई थी, वो चीज़ आप फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है, देखिए मैंने बता दिया प्रमुख नदी मर्रे डार्लिंग, फिर बात की गई इसके बेसिन में सर्वाधिक खेती की जाती है। ओके, अब इसके पश्चिम दक्षिण में एक मैदान स्थित है जिसका नाम है नेल्लौर का मैदान। ये वाले पार्ट्स पे ऑस्ट्रेलिया में एक मैदान स्थित है जिसका नाम है नेल्लौर का मैदान। नेल्लौर के मैदान की विशेषता क्या है कि इस नेल्लौर के मैदान में सर्वाधिक कंगारूस पाए जाते हैं, इसीलिए, और आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु है वो भी कंगारू है, और सामान्यतः क्रिकेट वगैरह को हम लोग कंगारूस कह के पुकारते भी हैं। ठीक, कंगारूस के बारे में एक चीज़ और याद रखिए, कंगारूस एक ऐसे जीव हैं जो अपने बच्चों को अपनी थैली में रखते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और प्रश्न देता हूँ, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ऐसे कौन से स्तनपायी हैं जो बच्चे ना देकर अंडे देते हैं। वैसे ज़्यादातर स्तनधारी जो हैं वो सारे बच्चे देती हैं, ऐसे स्तनधारी जो बच्चे ना देकर अंडे देते हैं उनके नाम लिखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे ये बेसिकली इतना विशाल क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ही विशेष प्रकार के आपको पशु देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ पशु मैं यहाँ पे नाम लिख भी दिया है। जैसे पहला है कंगारू, दूसरा है कोआला, दो है बलाबीस, प्लेटिपस, और यहाँ पे एक और है कोकाबर्रा आदि यहाँ पे आपको जीव देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग कुछ और फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे बात की जाती है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमेशा से पूछा जाता है कि घास के मैदान, तो यहाँ पे लिखा है एक शब्द शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब ये शीतोष्ण और उष्ण क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया के मध्य से एक रेखा निकलती है जिसका नाम है बेसिकली मकर रेखा। मकर रेखा का उत्तर वाला क्षेत्र होगा, दक्षिण वाला क्षेत्र होगा, और ऊपर कहीं ना कहीं कर्क रेखा निकल रही होगी। तो याद रखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य विश्व में कहीं पे कोई भी घास का मैदान हो वो जनरली उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर से बोल दे रहा हूँ, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र होगा उसमें सूर्य भी लंबवत चमकता है, इसलिए उसमें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पे जब ये घास के मैदान होते हैं तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, नीचे वाले पार्ट पे सूर्य की जो किरणें होती हैं वो तो कैसी आती है, तिरछी आती हैं। तिरछी आने की वजह से ऊष्मा की कम प्राप्ति होती है और ठंडक भी होती है, लेकिन सर्दी ज़्यादा नहीं होती, ठंडक ज़्यादा नहीं होती, इसलिए शीत प्लस उष्ण का मिश्रण होता है, तो हम लोग शीतोष्ण कहते हैं। यहाँ पे
तो इन वाले पार्ट्स पे जो घास के मैदान हैं ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो डाउन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाउन्स कहलाते हैं। बेसिकली हर एक देश में अलग अलग कटिबंधीय घास के मैदान है, हर एक अलग अलग प्रकार के घास के मैदान हैं जिनको नाम आपको पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं पे भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होंगे वो जो ऑलवेज आपके कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में ही होते हैं, वो हमेशा सवाना के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन जब बात शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के नाम से आ जाती है तो उनके नाम में परिवर्तन आ जाता है। जैसे यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदान, इस रेखा के नीचे पाए जाने वाले घास के मैदान डाउन्स होते हैं। और न्यूजीलैंड में जब घास के मैदान की बात की जाती है तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको पता है तब तक आप नाम लिखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने घास के मैदान भी देख लिए। जब घास के मैदान होंगे तो उनमें रहने वाले भी जीव होंगे, क्योंकि घास को खाने वाला भी कोई चाहिए। तो इन्हीं घास के मैदानों में ऑस्ट्रेलिया में विशेष प्रकार के जीव का पालन होता है जिन्हें भेड़ों के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे विश्व में सबसे अच्छी किस्म की भेड़ों का पालन होता है जिन्हें हम लोग मैरिनो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैरिनो के नाम से जानते हैं। और ये जो प्रजाति की जो भेड़ें हैं इनके पालने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भेड़ों का पालन होता है और इन भेड़ों को पालने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? जेकारू कहते हैं। और इन्हीं भेड़ों से विश्व में सबसे अच्छी किस्म की क्या मिलती है? ऊन भी मिलती है। अब हम लोग एक और यहाँ पे फैक्ट की बात कर लें। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा ऐसा महाद्वीप है जिसने सर्वप्रथम महिलाओं को अधिकार दिया। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरा ऐसा महाद्वीप है जिसने महिलाओं को सर्वप्रथम क्या दिया? अधिकार दिया। ठीक है, दूसरा महाद्वीप है। पहला कौन सा है वो आप मुझे नाम बताइएगा। ठीक है, लेकिन भारत विश्व का ऐसा है जिसने आज़ादी के तुरंत पश्चात पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी वोटिंग का राइट दिया था। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से लगभग इतने ही फैक्ट आते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अगर आप इतने भी याद कर लेते हैं और कोई भी किताब थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं तो लगभग आपके जो भी प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग थोड़े से और बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। वहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है तस्मानिया, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? बॉस जल संधि है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका था। अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। ये रहा आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की भी खोज किसने की है? जेम्स कुक ने ही की है। कुक साहब ने भी इसकी खोज की थी। ठीक, जब कुक जी यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे विशेष प्रकार का पर्वत है। वो पर्वत उन्हें ऐसा लगा जैसे यूरोप का पर्वत है, उसी भांत का पर्वत इन्हें यहाँ पे देखने को मिला। तो उन्होंने कहा कि मैं तो यूरोप में ही आ गया, और यूरोप के पर्वत का नाम आप सभी को पता है, आल्प्स प्रमुख पर्वत है वहाँ का, और भी बहुत सारे हैं लेकिन आल्प्स वहाँ का प्रमुख पर्वत है। जब उन्होंने देखा कि ये आल्प्स पर्वत जैसा यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम कैसे आ गया, तो उन्होंने बाद में देखा कि ये तो यूरोप है भी नहीं लेकिन पर्वत सेम है, तो ये दक्षिण की तरफ था। तो यहाँ पे पाई जाने वाली जो पर्वतमाला है उन्होंने उसका नाम रख दिया दक्षिणी आल्प्स। ठीक, यहाँ का प्रमुख पर्वत कौन सा हो गया? दक्षिणी आल्प्स। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो थी उसका नाम रख दिया माउंट कुक। क्या रख दिया? माउंट कुक। ठीक, एक चीज़ यहाँ से हो गई। यहाँ पे एक प्रमुख जल संधि भी है जिसका नाम है कुक जल संधि। ठीक, न्यूजीलैंड के बारे में सबसे ज़्यादा ये बेसिकली जानवरों का पालन भी करता है। विशेष प्रकार के यहाँ पे गाय भैंस देखने को मिलते हैं जो बहुत ही बृहद मात्रा में दूध देती हैं। दूध की वजह से यहाँ पे दुग्ध पदार्थ बनते हैं, जो दुग्ध पदार्थों में न्यूजीलैंड है जो एक अग्रणी देश है। एक नदी है जिसका नाम है बांगनोई। ठीक, ये मैंने इसकी चर्चा क्यों की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि मैं अभी एक चीज़ और आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है माओरी जनजाति। माओरी जनजाति है वो सामान्यतः है ज़्यादातर इस बांगनोई नदी के किनारे ही निवास करती है, लेकिन यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियों की वजह से ये जो नदी है वो काफ़ी गंदी हो गई। इस माओरी जनजाति के कुछ सदस्य कोर्ट गए और कोर्ट से उन्होंने जाके अपील की कि ये सर हमारी जो जीवन धारणी है उसको ये लोग गंदा कर रहे हैं, आप कुछ फैसला दीजिए। तो वहाँ की कोर्ट ने विश्व में पहली बार एक अद्वितीय फैसला सुनाया जिसमें कहा गया अगर अब से किसी ने इस नदी को गंदा किया तो ऐसा माना जाएगा कि आपने एक व्यक्ति को मारने का प्रयत्न किया और आप पे वही कार्रवाई होगी जो किसी व्यक्ति को मारने पर होती है। सोचिएगा, उसी तर्ज पर भारत में भी गंगा और यमुना नदियों को भी जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। अगर बात की जाए विश्व में पहले जीवित नदी का दर्जा किसे प्रदान किया गया तो वो है न्यूजीलैंड की नदी जिसका नाम है बांगनोई। ओके दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको नहीं पता है, न्यूजीलैंड ही विश्व में ऐसा पहला देश है जिसने महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया। दूसरे नंबर पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने लगभग आपको बता दी हैं। इतनी ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतनी ही चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छी खासी मात्रा में, बार बार रिवीजन कर लेते हैं, और मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा अपने चैनल पे, वो भी सारे अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इस महाद्वीप से आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। और जितने भी सारे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट आने वाले अगले महाद्वीप
हम लोग अफ्रीका पे अप्लाई करेंगे और उसी आधार पर वहाँ पे पर्वत मरुस्थलों का भी विकास देखेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।